जय हिंद साथियों, मैं अलकलाबा आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों का, खास तौर से भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों से बात करूंगी। और दिल्ली की तरफ अगर कोई भी जो बाहर के राज्य के लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या दूसरे राज्य के लोग, दिल्ली की तरफ अगर देख रहे हों तो एक बार घर से निकलने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर महेश वर्मा जो कमेटी दिल्ली सरकार ने 5 डॉक्टरों की कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी ने जो कहा, आज वही बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, एलजी साहब ने जो मीटिंग अपने घर पे बुलाई थी उसमें कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा 31 जुलाई तक दिल्ली के अंदर 5.5 लाख, जी हाँ, 31 जुलाई 2020 तक दिल्ली के अंदर 5.5 लाख कोरोना वायरस जो है संक्रमित पीड़ित जो हैं उनकी संख्या हो जाएगी। उसके मुताबिक जो गंभीर है उनके लिए 80,000, जी हाँ सुनिएगा ध्यान से, 80,000 लोगों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों के प्रबंध करने पड़ेंगे और करीबन 4,000 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? अगर आज आप हमसे पूछेंगे कि 80,000 अस्पतालों में बिस्तरों की ज़रूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 5.5 लाख लोग संक्रमित हो जाएंगे, तो आज कितने बिस्तर हैं? आज मात्र 80,000 में से 8,000 बिस्तर अवेलेबल हैं। वेंटिलेटर्स 4,000, बिल्कुल सीरियस पेशेंट के लिए 4,000 अगर चाहिए होंगे तो आज 9 जून 2020 को जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब कितने हैं हमारे पास? 480 वेंटिलेटर चाहिए। कितने? 4,000। 75 दिन लॉकडाउन था। मार्च में जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले की स्थिति क्या थी? कितने बिस्तर थे दिल्ली सरकार के पास? 8,000। वेंटिलेटर कितने थे? 400। 75 दिन का लॉकडाउन हुआ तैयारी के लिए कि तैयारी करिए, बिस्तर जोड़ने हैं, वेंटिलेटर्स जोड़ने हैं, टेस्टिंग किट्स, पीपी किट, जो भी करना है। पूरा लॉकडाउन लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया ताकि जब लॉकडाउन खुलेगा हम बाहर जाएंगे, हमें कुछ भी भगवान ना करे हो तो सरकार तैयार रहेगी, अस्पताल तैयार रहेंगे। लेकिन आज जब मैं 9 जून को आपसे बात करती हूँ तो बताया जाता है कि दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में से मात्र 5 को खोला गया है और बिस्तर जो अवेलेबल है वो 4,000 के करीब है और 8,000 की मात्र तैयारी है, लेकिन नंबर 80,000 का चाहिए। आप समझ रहे हैं? दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए दिल्ली की सरकार ने कैबिनेट बुलाई, कैबिनेट में ये पास कर दिया कि दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के अंदर आकर अपना दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। ये कैसा कैबिनेट का फैसला था? करने से पहले एलजी साहब दिल्ली के लगातार आप लोग तो संपर्क में थे, मिलजुल के काम कर रहे थे। एक बार उनके कान में भी डाल देना था कि दिल्ली की सरकार अपनी कैबिनेट में ये फैसला करने वाली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी साहब को न सूचित किया, न विश्वास में लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि समय की बर्बादी हुई। एक फैसला जो दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बुलाकर लिया था उसे अगले ही दिन एलजी साहब ने पलट दिया कि नहीं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं आप, जो बिल्कुल ठीक भी है कि आप दिल्ली के बाहर के लोगों को इलाज से मोहताज नहीं रख सकते। कोई भी अस्पताल होगा, अगर मरीज उसके दरवाजे पर पहुंच चुका है तो वो ये नहीं देखेगा कि दिल्ली का या बाहर का है, उसके कागज नहीं देखेगा, उसकी बीमारी देखेगा और उसका तुरंत इलाज देना किसी भी डॉक्टर का सबसे पहला धर्म बनता है। एलजी साहब ने उस फैसले को तुरंत पलट दिया। पलटते ही हाहाकार मच गया है। अब ये कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि हम दिल्ली के साथ साथ अब देश की सेवा करेंगे और देश, पूरा दिल्ली जो है वो भगवान भरोसे। अब भगवान को याद कर रहे हैं। आप ये तो बताइए, 75 दिन लॉकडाउन में आपने क्या तैयारियां की थी? हम ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस से एक बड़े नेता थे, भाजपा में गए, आज पता लगा, मध्य प्रदेश से आज पता लगा उन्हें और उनकी माताजी दोनों जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी नहीं, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा खासा, मैक्स, वहाँ एडमिट हो गए हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दिक्कत परेशानी आ किसके साथ रही है? दिक्कत परेशानी अगर सुनेंगे, अजय झा पत्रकार हैं, वीडियो देखा नहीं हो तो फेसबुक ट्विटर पे देख लीजिएगा। अजय झा के वीडियो डाला हुआ है उन्होंने खुद का अपना, मैं भी इस वीडियो के बाद आपसे भी शेयर करूंगी। अजय झा का कहना है कि उनके माता और पिता, उनकी पत्नी के जो माता और पिता हैं, 10 दिन तक वो कोरोना वायरस पॉजिटिव रहे। उनका टेस्ट, उनका इलाज, उन्हें अस्पताल एम्बुलेंस लेने नहीं आई और 10 दिन में पहले उनके पिताजी का और फिर उनकी माताजी का देहांत हो चुका है। और अब वो आंसू रो रहे हैं, आंसू उनके आ रहे हैं कि वो खुद, उनकी पत्नी, उनकी 6 और 9 साल की बेटी, चारों कोरोना वायरस पॉजिटिव है, घर के अंदर है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है, एम्बुलेंस कॉल कर रहे हैं और एम्बुलेंस आ नहीं रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोगों को कहना चाहती हूँ
5 लाख मामले पहुंच रहे हैं। अगर बाहर के लोग भी दिल्ली की तरफ उम्मीद करके देख रहे हो ना, तो माफी चाहूंगी, पूरी तैयारी करके दिल्ली की तरफ रवाना होइएगा, वरना आप इतना लंबा सफर करके इस उम्मीद में आएंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल हैं, 2-2 सरकारें दिल्ली को चलाती हैं, आपको अगर अपने राज्य में इलाज नहीं मिल पा रहा तो दिल्ली में मिल जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल और गलतफहमी होगी। अगर आप बिल्कुल बिना कंफर्म किए मीलों का सफर तय करके अपने राज्य से दिल्ली की तरफ आएंगे तो दिल्ली में भी आपको निराशा ही आने वाले समय में हाथ लगने वाली है। अभी तो बिस्तर खाली हैं, 5000 एम्स में खाली है, 2000 दिल्ली सरकार के अपने अस्पताल में खाली है, उसके बावजूद भी दिल्ली के अपने ही लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य भिक्षु अस्पताल है मोती नगर के अंदर, उसकी एक नर्स है, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो खुद संक्रमित हो चुकी है, लेकिन उसको भी इलाज नहीं मिल रहा। नेताओं को चिंता नहीं है, नेताओं का तो माफी चाहूंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को थोड़ा सा लक्षण आए और कल लक्षण आए, आज टेस्ट हुआ और काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ लीजिए इस बात को। ये परेशानी गरीब आम आदमी को आएगी जिनके पास लाखों रुपया इन निजी अस्पतालों के पैकेज लेने के लिए नहीं है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, अभी भी एक सर्वे आया है कि दिल्ली का आंकड़ा बनने के पीछे कारण, आपको याद है शराब की दुकानें, सबसे पहले लॉकडाउन में जब ढील दी गई तो क्या खोला गया था, शराब की दुकानें खोल दी गई थी, और उस शराब की दुकानों के बाहर कितनी भीड़ हो गई थी, कितनी भीड़ हो गई थी। यानी कि आपने कमाई के लिए, कमाने के लिए दारू के ठेके खोल दिए, लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया। आज जो दारू से सरकार ने कमाया है ना, और वहां पर जो लोग भीड़ में थे सबसे ज्यादा वो संक्रमित पाए गए हैं, और जो दारू से कमाया सरकार का पैसा है वो अब उन्हीं के इलाज में, अस्पतालों, वेंटिलेटर्स पे, दवाओं पे लगने वाला है। तो ये कैसी कमाई थी जो बीमारी पर ही लग गई? ये कैसी कमाई थी? इससे अच्छा तो बेहतर रहता कि आप दारू के ठेके खोलते ही ना संक्रमित उस समय जो लोग भीड़ में थे हजारों में फैलता, और आपको आज उस पर वही पैसा उन पे खर्च करना पड़ता। आज मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस वार्ता में कहा है, एलजी साहब के सामने उन्होंने प्रश्न रखा, 80,000 बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार की क्या तैयारी है, आपके कितने अस्पताल हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको समझ रहे हैं राजनीति कर कौन रहा है? कांग्रेस न सत्ता में है दिल्ली में, न विपक्ष में है। 70 की विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस का, न सत्ता में न विपक्ष में। दिल्ली के अंदर 7 सांसद है, 7 भाजपा के हैं, एक भी सांसद दिल्ली में कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस न सत्ता में है न विपक्ष में, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर आप देखेंगे अस्पतालों के अंदर अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाकर जीटीबी अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल में देते हुए आपने कांग्रेस को देखा होगा। शमशान घाट में अगर शव जलाने के लिए लोगों को घंटों और दिनों इंतजार करना पड़ रहा है तो उनकी मदद करने के लिए निगमबोध घाट पे अगर आपको कोई दिखता है तो युवा कांग्रेस की टीम दिखती है। अगर आपको खाना खिलाते हुए, बसों में बिठाकर, ट्रेन की टिकटें करवाकर कोई आपको भेजते हुए दिखा है तो कांग्रेस दिखी है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ना दिल्ली न देश में, ना एक विधायक ना एक सांसद है, फिर भी एक राजनीतिक दल के तौर पर जो आदेश सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के संगठन को, टीमों को किया है, लगातार वो लोग वो सब काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने देखा कि एक कैंसर की पीड़ित राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट के बाहर अपने बच्चों के साथ जाकर बैठ गई, क्योंकि उसका इलाज जो एम्स में सफदरजंग में चल रहा था उसे रोक दिया गया था। युवा कांग्रेस की टीम के पास किसी पत्रकार ने उसकी खबर दी, युवा कांग्रेस की टीम तुरंत राष्ट्रपति भवन के सामने पार्लियामेंट में पहुंची, उस परिवार को अपनी गाड़ी में लिया, सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, बहुत मेहनतों के बाद उसे वहां पर एडमिट किया गया। आप समझ रहे हैं आज सरहदों पर कहें क्या चल रहा है? कुछ मत पूछिए आप। अगर आप एक भी सवाल करेंगे तो आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आप खामोश रहेंगे तो ये क्या करेंगे? खामोश रहेंगे आप तो ये बंगाल और बिहार के करोड़ों रुपए के चुनावी प्रचार पे कूद जाएंगे। अगर आप इनको वहां से घसीट के नहीं लाएंगे कि चुनाव प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के लिए, उनकी प्राथमिकताएं आज के समय पर जब भारत में आंकड़े, भारत की राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित राज्य दिल्ली में, जहां केंद्र की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी दिल्ली सरकार की है, उस समय पर आपको यहां खड़े होना है। नहीं, आप कभी बंगाल और कभी बिहार में चुनावी जनसभाएं करके चुनावी भाषण देते हैं। आप आज भी उन्हें पुलवामा, उरी की याद दिलाते हैं, आप मंदिर की, कश्मीर की 370 की। आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार में आपकी सरकार है, बंगाल में आपकी सरकार नहीं है तो क्यों नहीं बिहार?
जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार कहते थे कि बिहार और देश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तेजी से दौड़ेगी, तो क्यों अमित शाह जी बंगाल में बिहार का मॉडल रखते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार थी वहां बेरोजगारी का आपने क्या किया, वहां गरीब मजदूर विस्थापित जो हुए उनके लिए आपने क्या किया, क्या हालत कर दी उन लोगों की। आज मनरेगा के तहत लोगों को जो बिहार या बंगाल कहीं भी काम मिलना चाहिए वो आज फिर अपने गांव को एक बार फिर से छोड़कर वापस संक्रमण ग्रसित मुंबई और दिल्ली की तरफ भागने चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोरोना से तो शायद कल मरेंगे, भूख से तो हम और हमारा परिवार आज ही मर जाएगा। पूरा चुनावी प्रचार, चुनावी भाषण, वोट मांगना अभी से शुरू कर चुके हैं। मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा इन्हें। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला, भाजपा की सरकार है, हिमाचल के अंदर भाजपा की सरकार है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पीपी की किट घोटाले में, 5 लाख घोटाले में, रिश्वतखोरी में वो पकड़े जाते हैं। और ये कहते हैं विपक्ष सवाल नहीं करे। सवाल करना विपक्ष का धर्म है। विपक्ष इस देश के मजदूर, किसान, बेरोजगार, शिक्षकों के लिए, पीड़ित मजदूरों के लिए, पीड़ित मरीज जिनको इलाज नहीं मिल रहा, उनकी आवाज बनकर बिल्कुल बोलती रहेगी, बिना डरे बोलती रहेगी। चाहे आप हम पर कोई भी आरोप लगाएं, जितनी मर्जी FIR कराएं, सवाल तो हम करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल जनता के हैं जो विपक्ष एक माध्यम बनकर आप तक पहुंचा रहा है। इन्हें बंद करिए, कहिए बंद करिए ये तमाशा बिहार और बंगाल के चुनाव प्रचारों का। अमित शाह जी बताइए कि भारतीय सीमा पर प्रश्न पूछा जाता है और आप कहते हैं कि कांग्रेस से प्रश्न पूछकर गद्दारी कर रही है। अरे जवाब ना देकर आप इस देश को धोखे में रखकर गद्दारी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता देते कि चीन ने क्या लद्दाख की हमारी सीमा, हमारी जमीन पे अतिक्रमण करके कब्जा किया है, यानी हाँ या ना, बात खत्म। हम तो सिर्फ भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से सवाल कर रहे हैं, हाँ और ना। देश की जनता गुमराह हो रही है। जिस तरह के आर्टिकल अखबार में आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह का बताया जा रहा है कि वहां पर उन्होंने अपने कैंप बना लिए, चीन ने हमारी लद्दाख के अंदर आकर कैंप बना लिए हैं, उनके लड़ाकू जहाज उतर रहे हैं, उन्होंने वहां पर अपने काम करने शुरू कर दिए हैं। तो अखबारों में, आर्टिकल में, सब चीजों में ये सच्चाइयां कहीं ना कहीं आ रही हैं। ये सच है, ये झूठ है? आप एक शब्द बोल दीजिएगा। नहीं, लद्दाख में कहीं कोई सीमा में चीन ने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो देश को गुमराह करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सेना के जवान जो अपनी जान पर खेल रहे हैं, आज भी कश्मीर के अंदर देखिए, आज भी कश्मीर के अंदर कांग्रेस के सरपंच हैं, कश्मीरी पंडित हैं, मार दिया गया उन्हें आतंकियों के द्वारा। आप तो इनकी सुरक्षा करने गए थे, आपने तो सारे हथकंडे अपना लिए, आपने 370 धारा हटा ली, आपने वहां से जो है पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, आपने टुकड़े कर दिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर दिया, आपने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब तो पूरा शासन आपका है, वहां की पुलिस, वहां सेना, वहां का प्रशासन, सब कुछ अब आपकी मुट्ठी में है। फिर भी आपसे नोटबंदी भी आपने कहा तो ये आतंकवाद की कमर तोड़ेगा, जाली नोट खत्म होंगे। 2016 से 17, 18, 19, 20 आ गया। 4 साल से आप जम्मू कश्मीर में वो शांति, वो विकास, वो खुशहाली, वो बहाली नहीं ला पा रहे। अगर आप 2 आतंकी दिखाते हैं, हमारे जवानों ने मारे हैं, हमें गर्व है, लेकिन वहाँ हमारा एक जवान भी शहीद हो रहा है, ये भी बताया करिए, क्योंकि उसकी शहादत को हम भुला नहीं सकते हैं, उसे भी हमें याद रखना है। तो आप सभी से मैं कहूँगी, सवाल करिए, देश हित में सवाल करिए, इसकी परवाह किए बिना कहिए कि भक्त आपको, अंधभक्त आपको देशद्रोही कहेंगे। आपसे क्यों पूछ रहे हैं कि चाइना में लद्दाख ने कब्जा किया है या नहीं, हाँ या ना? बोलिए ना। राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री है, बोल दीजिए ना। हम अपनी बस आपकी इस ना पर आपको सलाम करेंगे और हम अपनी जो आगे की इस देश के लिए बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को हम लोग महामारी से लड़ रहे हैं, हम उस पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। लेकिन हमें चिंता होती है जब देश की सरकार देश को अंधेरे में रखती है और सरहद पे बैठे जवान के साथ ये सरकार पुलवामा की तरह दोबारा कोई धोखा, पीठ के पीछे से वार ना हो जाए, ये चिंता हमें होती है, ये चिंता देश को होती है, ये चिंता देश के लोगों को होती है। इसलिए देश पूछता है कि जिस तरह से पुलवामा में हमारे जवानों की पीठ के पीछे पाकिस्तान ने छुरा घोंपा था, सिर्फ
आपकी जो है लापरवाही और नज़रअंदाज करने की वजह से हमारी सुरक्षा के घेरे में सेंध लग जाती है, उसी तरह हम नहीं चाहते हैं कि आप साफ साफ जवाब दें, ताकि चीन भी पुलवामा और पाकिस्तान की तरह हमारी पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश ना कर सके और हमें दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए जवाब तो आपको देना होगा, हाँ और ना में। सिर्फ इतने से शब्द बोल दीजिए, पूरा देश आप पर यकीन करेगा और आपके साथ ताकत बनकर खड़े रहेगा। लेकिन जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक हमें ये शंका रहेगी, डर मन में रहेगा कि फिर शायद एक बार इस देश के साथ, इस देश के जवानों के साथ, सरहद पे बैठे सेना के जवानों के साथ फिर एक बार धोखा हो जाएगा और ये सरकार फिर एक मूवी बनाएगी चुनाव में उरी नाम से, और वह वाही करेगी, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर अपने नेताओं के लगाएगी और फिर वही पाकिस्तान सेना के जवान के नामों पर, इस खून खराबे के नामों पर वोट मांगेगी। क्योंकि आज भी अमित शाह जी ने जाकर जो है उरी, पठानकोट और जो हमारे जवान शहीद हुए उनके ऊपर वोट मांग रहे, 370 राम मंदिर पे वोट मांग रहे। वो तो हो गया ना, आपने कर दिया ना, उसके बाद के परिणाम हमें दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। आप जवाब दीजिए बेरोजगारी के ऊपर, कि बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था इस महामारी में भारत सरकार पूरी तरह से फेल क्यों हो रही है। पूछिएगा, बिना डरे पूछिएगा, और दिल्ली के लोगों से और दिल्ली में की तरफ उम्मीद से देख रहे दिल्ली के बाहर के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी। दिल्ली की तरफ जो बाहर के लोग देख रहे हैं उम्मीद से कि भाग कर जाएंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, एम्स, सफदरजंग, RML अस्पताल या दिल्ली के अब अस्पतालों के ऊपर से पाबंदी हटा दी LG ने, इसलिए आपको इलाज मिल जाएगा। इसलिए दिल्ली के बाहर के लोग वहां से मीलों सफ़र तय करके दिल्ली की तरफ भाग कर आएंगे, इस उम्मीद में आपको इलाज मिल पाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके हाथ निराशा लगेगी, आप मात्र परेशान होंगे और आपकी जान तक पे बन आएगी, क्योंकि दिल्ली तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। किसी धोखे में मत रहिएगा, जब तक बेड कंफर्म ना हो तब तक गरीब आम आदमी से कहूँगी मत आइए। पैसे वालों के लिए, नेताओं के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो तुरंत आ भी गए तो वो निजी अस्पतालों में, जैसे आज बड़े नेता मैक्स में एडमिट हुए हैं, तुरंत बोली लगाएंगे, 5 लाख 10 लाख के पैकेज लेंगे और बिल्कुल एक स्वीट बड़ा 5 सितारा होटल जैसा उन्हें कमरा और इलाज मिल जाएगा। उनके लिए चिंता नहीं है। और दिल्ली के लोगों को कहूँगी, हाथ जोड़कर घरों में रहिए, घरों में रहिए। धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, भगवान हमारे दिलों में है, हमारे अंदर है भगवान, ये मैं नहीं कह रही। श्री हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर भगवान राम को दिखाया था। अगर आप सच में भगवान पे विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं, तो वो झूठ नहीं हो सकता कि भगवान आपके भीतर बसा हुआ है। हनुमान जी ने सीना चीर के श्री राम जी के दर्शन करवा के ये साबित कर दिया था। इसलिए धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया, मत जाइए, करिए घर में पूजा। आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं जहाँ से भी करेंगे, वो खुदा है, वो भगवान है, वो कण कण में बसा हुआ है, वो आपकी दुआओं को और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मत जाइए धार्मिक स्थलों पर, मत भेजिए अपने बच्चों को स्कूलों में। मॉल खोल दिए गए, रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। अरे घर के खाने में, घर के अपने खुद के हाथ से बनाए हुए खाने में जो सुख है वो रेस्टोरेंट के, ढाबे और खानों में आपको नहीं मिलेगा। मॉल में जाकर कुछ दिन हो गए होंगे पुराने कपड़े, कोई बात नहीं, घर में ही तो रहना है, पहन लीजिए उन पुराने कपड़ों को कुछ दिन और। जब ये महामारी से बाहर आएंगे तो चले जाइएगा मॉल कपड़े खरीदने के लिए। अब आप ये भी कहेंगे कि जो है मॉल नहीं जाएंगे तो लोगों के काम धंधे कैसे चलेंगे। मैं आपको बता दूं, जिसने मॉल में करोड़ों की दुकानें ली हुई हैं, कम से कम वो अगले 2 महीने तक रोटी खा सकते हैं। अगर वो गरीब हो, मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि उस दिहाड़ी मजदूर के पास जाने से मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि वो तो दिहाड़ी मजदूर है, वो तो छोटा मजदूर है, वो तो रोज कमाएगा, रोज खाएगा। मैं आपको उसके पास जाने से रोक रही हूँ, मैं आपको उसके पास जाने से नहीं रोक रही हूँ, मैं बड़े बड़े मॉल में जाने से रोक रही हूँ। मैं आपके बच्चों को आपको स्कूल में भेजने से मना कर रही हूँ, मैं आपको धार्मिक स्थलों पर जाने से मना कर रही हूँ, मैं आपको मॉल बाहर जाने से मना कर रही हूँ। क्योंकि दिल्ली के मामले 31 जुलाई तक 5.5 लाख पहुँच जाएंगे। 80,000 बिस्तरों की ज़रूरत है, मात्र 8,000 है। बाकी लोग सड़कों पर, गलियों में आपको इधर उधर पड़े हुए मिलेंगे। और उस 5.5 लाख में आप शामिल नहीं होना चाहते मेरी तरह, अगर आप शामिल नहीं होना चाहते
तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान भी यही चाहता है कि आप अपने को, अपने परिवार को अपने घर में रहकर सुरक्षित रखें। और वो भी भगवान भी हमारा, कुछ नहीं हो रहा, मंदिर के बंद दरवाज़ों में भगवान भी सुरक्षित है, लेकिन भगवान कहता है अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे, अपने परिवार को करेंगे, और आप अपने घर से मेरे घर, भगवान कह रहा है मेरे घर में आते वक्त कितने लोगों को आप असुरक्षित करेंगे, तो आप मेरे पास जब आएंगे तो मैं भी माफ़ी चाहूँगी, भगवान भी गुस्से में कहेगा लात मार के भगाऊँगा। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, घरों में रहिए, लगातार हाथ को धोते रहिए, बाहर जाएं तो ग्लव्स, मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और मैं यकीन मानती हूँ कम से कम ये जो लाइव 1300 के करीब लोग सुन रहे हैं, आप सभी कोरोना वायरस पीड़ित ना हैं, पूरी उम्मीद है ना होंगे। आप पूरी तरह से हर उस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो आपको सुरक्षित रख सकती है। और 31 जुलाई तक दिल्ली में कम से कम उन 5.5 लाख लोगों में आप और हम नहीं होंगे, क्योंकि हम जागरूक हैं, हम सतर्क हैं, हम जिम्मेदारी के साथ अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखे हुए हैं। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। परिवार के साथ रहें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दिल्ली वालों को और दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को मैं चेताती रहूँ। जय हिंद, जय भारत।